जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी ऑफिसर से मारपीट करने वाले लोग हुए गिरफ्तार। बिहार में आयोजित होने वाले एग्जीबिशन में डीआरडीओ शोकेस करेगी एडवांस वेपन्स। भारत सुखोई फाइटर्स में रशिया के एक नए बॉम्ब को इंटीग्रेट करने की संभावनाओं को कर रहा है एक्सप्लोर। भारत विकसित कर रहा है 450 किलोमीटर तक की डिटेक्शन रेंज वाले रडार। और पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ लीक। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के एक सर्विंग ऑफिसर और उनके बेटे के साथ जो मारपीट वाला मामला हुआ था, तो इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये वही 2 लोग हैं जो कि कार में बैठे हुए थे और जिनको इंडियन आर्मी ऑफिसर और उनके बेटे ने पब्लिक में शराब पीने से रोका था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक का नाम है सत्येंद्र जो कि 49 ईयर्स का है, एक का नाम है संजय शर्मा जो कि 56 ईयर्स का है। और इनका जो मर्सिडीज व्हीकल है तो उसको भी सीज कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो सत्येंद्र है वो चौधरी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है, जो कि फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और ये एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स की सेल और परचेस में भी शामिल है। और जो दूसरा है संजय शर्मा, तो वो दिल्ली के महरम नगर में पंडित जी ढाबा को रन करता है। और साथ में भी बताया गया कि जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल था जिसने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही बरती थी, तो इंक्वायरी के तौर पर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है और उसे डिस्ट्रिक्ट लाइन्स में भेजा गया है। और जबकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त करी है और पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि ऑफिसर्स की फैमिली को फुल सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए और मामले की सही से जांच की जाए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि नोएडा में जो फैक्ट्री वर्कर्स ने एक बेटर वेजेस की डिमांड के तहत प्रोटेस्ट शुरू किए थे और इस वजह से पीक आवर्स के दौरान एनसीआर रीजन में डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई थी और हजारों की तादाद में फैक्ट्री वर्कर्स के जो विरोध प्रदर्शन थे, तो इन्होंने अपना हिंसक रूप भी ले लिया था। तो इस मामले की जानकारी देते हुए यूपी गवर्नमेंट ने एक संभावित साजिश का संकेत भी दिया है। और लेबर मिनिस्टर अनिल राजभर का यह कहना है कि क्षेत्र में हाल ही में हुई आतंकी गतिविधियों से संबंधित गिरफ्तारियों के मद्देनजर पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर से लिंक की भी जांच की जा रही है। और बाकी इस अशांति के कारण आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं और जबकि अधिकारी व्यवस्था बहाल करने और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस अनरेस्ट के पीछे एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, तो इसलिए उस एंगल की भी जांच चल रही है। विशेष रूप से उन मामलों को देखते हुए जब अभी हाल ही में मेरठ से कुछ सस्पेक्टेड टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया था जो कि भारत में संभावित गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। भारत अपने सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट में रशियन ओरिजिन के UPAB 1500 क्लास के प्रिसिशन गाइडेड ग्लाइड म्यूनिशंस के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने लॉन्ग रेंज के सर्विलेंस रडार्स के रिक्वायरमेंट के लिए डोमेस्टिक कंपनीज के लिए RFI जारी करी है। और इस प्रोग्राम के तहत जिस तरह के रडार की रिक्वायरमेंट है तो उसकी डिटेक्शन रेंज 450 किलोमीटर प्लस होनी चाहिए। बाकी एक और अपडेट है कि भारतीय सेना अब फ्रंट लाइन ऑपरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रही है और जिसमें पेट्रोल रन बाइक्स को इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की नई कैटेगरी साइलेंट स्काउट्स के नाम से जानी जाएगी। और बाकी इस प्रोग्राम के लिए टेंडर ऑलरेडी कब का जारी किया जा चुका है। अभी वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस नेवी की करीब 15 वॉरशिप्स मौजूद हैं, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और 11 डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं। और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के जो वॉरशिप्स हैं ये ईरानियन पोर्ट्स के मैरीटाइम ब्लॉकेड की प्रोसेस का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि स्पेसिफिक कौन सी वेसल को इस ब्लॉकेड के लिए पोजीशन किया जाएगा। बाकी यूएस दावा कर रहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन को क्लियर करने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी है, जबकि ईरान ने उस दावे को खारिज किया है। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि नेगोशिएशंस के दौरान ईरान ने यूएस को ऑफर दिया था कि वो 5 वर्षों तक के लिए अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन यूएस ने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट को 5 नहीं बल्कि 20 वर्षों तक के लिए सस्पेंड करे। और यूएस प्रेसिडेंट का भी कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते हैं और अगर वे इस बात को नहीं मानेंगे तो कोई भी डील नहीं होगी। ये भी जानकारी सामने आई है कि जब यूएस के साथ नेगोशिएशंस फेल हो गए थे तो फिर उसके बाद ईरान के डेलीगेशन के जो रिटर्न रूट था तो उसको सिक्योरिटी रिस्क के कारण बदला गया था। बाकी इस सप्ताह या फिर अगले सप्ताह की शुरुआत में यूएस और ईरान के बीच नेगोशिएशंस के एक और राउंड के होने की संभावना के बारे में रिपोर्ट्स जारी की गई हैं। और रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस के ब्लॉकेड वाली रिपोर्ट्स की, तो उस पर फिलहाल अभी ईरान की तरफ से यूएस को ट्रोल ही किया जा रहा है कि इस ब्लॉकेड के बीच एक चाइनीज शिप ने सफलतापूर्वक हॉर्मुज को पास किया है। पर जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको स्पष्ट किया था कि यूएस की सेंट्रल कमांड ने क्लियर किया है कि ये जो ब्लॉकेड है इसमें केवल वे उन्हीं शिप्स को रोकेंगे जो कि ईरानियन पोर्ट से आ रही हैं और ईरानियन पोर्ट को जा रही हैं। बाकी किसी नॉन ईरानियन डेस्टिनेशन से आने वाली किसी भी शिप को वे नहीं रोकेंगे।
और चाइना की भी जो शिप पास हुई है तो ईरान से नहीं बल्कि यूएई से रवाना हुई थी चीन के लिए। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक बिहार में एक मेगा एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा और इस एग्जीबिशन में जो डीआरडीओ है वो प्रलय, ब्रह्मोस, आकाश, मेन बैटल टैंक अर्जुन, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, तो इस तरह के भारत के अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स को भी डिस्प्ले करेगी। और इस एग्जीबिशन को डीआरडीओ ही ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। और इसी एग्जीबिशन के दौरान कावेरी इंजन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, नेवल स्टील और ऐसी अन्य मटेरियल टेक्नोलॉजीज भी शोकेस की जाएगी। और बाकी अगर आप में से कोई इस एग्जीबिशन को अटेंड करने वाला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पंजाब पुलिस ने एक और क्रॉस बॉर्डर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग मॉड्यूल को बस्ट किया है और इस मामले पर 3 आरोपी भी पकड़े गए और उनके पास से 6 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स को रिकवर किया गया है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात को खुलासा हुआ है कि जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान बेस्ड स्मगलर्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कांटेक्ट में थे। बाकी आतंकियों से याद आया, दलाल नेशन पाकिस्तान की हाल ही की दलाली वाली हरकत का एक बड़ा खुलासा हुआ यह कि ड्रॉप साइट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच साइन हुए उस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के कुछ खुलासे किए हैं, जो पैक्ट ना तो कभी पब्लिक किया गया है और ना ही उसे पाकिस्तानी पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव किया गया है। और इस लीक से ही ये सामने आया कि ये जो पैक्ट है ये कम्प्लीटली सीक्रेट है और इतना सीक्रेट है कि इसको पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी नहीं मिला हुआ है। इसमें जो क्लॉज हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरेबिया को मिलिटरीली डिफेंड करने के लिए ऑब्लिगेटेड है और इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो दलाली करके किसी तरह से यूएस और ईरान के बीच शांति स्थापित करवाना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और एस्केलेशन बढ़ता है तो इस पैक्ट के अंडर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया को डिफेंड करना पड़ेगा और इसे जो पाकिस्तान है वो डायरेक्टली इस ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होगा। बाकी ये पैक्ट ये सजेस्ट करता है कि इसमें अधिकतर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो डिफेंसिव रोल में ही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये उन कारणों में से एक हो सकता है जिस वजह से पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच पीस टॉक्स के लिए दलाली करने के लिए हर संभव प्रयास में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ एस्केलेशन बढ़ता है तो फिर सऊदी अरेबिया की मदद के लिए पाकिस्तान को भी इसमें घुसना पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस बात से बिल्कुल भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पैक्ट कह रहा है कि पाकिस्तान केवल सऊदी अरेबिया के लिए एक डिफेंसिव रोल निभाएगा और पाकिस्तान का डिफेंस कितना स्ट्रांग है वो हम सभी ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। 11 एयरबेस, 9 आतंकी कैंप्स, इनको पाकिस्तान ने कितना बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया था वो आप सभी जानते ही हैं। तो इसलिए ईरान को भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर एस्केलेशन वाली स्थिति हो भी जाती है तो भी पाकिस्तान का डिफेंस होना ना होने के बराबर ही है। बाकी पाकिस्तान की फिलहाल अभी स्थिति ऐसी है कि वो यूएई का लोन वापस करने के लिए चीन और सऊदी अरेबिया से एक नया लोन मांगने को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के इस टैक्टिक को कहते हैं ITUS, यानी कि इसकी टोपी उसके सर। बाकी ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि अभी 2 दिन पहले तक पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान के दलाली वाले एक्शन के लिए पाकिस्तान की किसी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए दिख रहे थे, तो उनमें से अब कई लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहे हैं और उसका कारण है अनअनाउंस्ड गैस कट्स, जिससे पाकिस्तान के लोगों की डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, विशेष रूप से पीक मील प्रिपरेशन आवर्स के दौरान। बाकी गैस, फ्यूल, बिजली, हर चीज़ की शॉर्टेज पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। इटालियन न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक करंट सिचुएशन को देखते हुए इटली की गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को सस्पेंड करने का निर्णय लिया है और जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी रिसर्च का एक्सचेंज शामिल था और विशेष रूप से इस डिफेंस एग्रीमेंट की ऑटोमेटिक रिन्यू होने वाली प्रोसेस को सस्पेंड किया गया है। और वहीं फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यूएस और ईरान से नेगोशिएशंस जो कि सस्पेंड हो गई थी उनको रिज्यूम करने का आग्रह किया है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकें और आगे कोई भी एस्केलेशन को अवॉइड किया जा सके। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार श्री ओम, हवलदार रामअवतार और सिपाही पवन सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की किस वॉरशिप में बराक 8 मिसाइल सिस्टम लगाया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।